ठीक है, आज हम लोग टॉपिक है ऑथर मिलर। इनका जन्म हुआ था 1915 और इसका डेथ हुआ 2005 यानी 2005 में इसका डेथ हो गया। फर्स्ट हम लोग देखेंगे ईयरली लाइफ एंड बैकग्राउंड। इनका जो फुल नाम था, इसका फुल नेम है ऑथर असर मिलर। ठीक है, इसका बर्थ है अक्टूबर 17 1915 यानी 17 अक्टूबर 1915 को इनका जन्म हुआ। हार्लेम हार्लेम न्यू यॉर्क सिटी यूएसए में। इसका डेथ हुआ फरवरी 10 फरवरी मतलब 10 फरवरी 2005 में इनका डेथ हो गया। कहाँ डेथ हुआ? तो यहाँ रॉक्सबरी कनेक्टिकट यूएसए। पेरेंट्स का देखेंगे तो पेरेंट्स का जो नाम है, फादर है इसीडोर मिलर। ये एक जेविश इमिग्रेंट फ्रॉम पोलैंड, कॉट मैन्युफैक्चरर यानी कॉट मैन्युफैक्चरर जो एक पोलैंड में एक कॉट मैन्युफैक्चरर है, वहाँ से ये इमिग्रेट किए थे। ठीक है, ये ज्यूइश फैमिली से रिलेटेड है। मदर है यहाँ अगस्टा बार्नेट मिलर। ये एक टीचर है और साथ ही ये भी है पोलिश ज्यूइश डिसेंट के हैं। पोलिश ज्यूइश ना, पोलैंड के जो पोलिश कहते हैं सर ज्यूइश। एजुकेशन यहाँ देखें तो एजुकेशन इनका हुआ, अटेंडेंट किए थे अब्राहम लिंकन हाई स्कूल ब्रुकलिन। अब्राहम लिंकन हाई स्कूल ब्रुकलिन में इन्होंने अटेंड किए एजुकेशन के लिए। और यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ मिचिगन जो 1924 टू 1938 तक इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मिचिगन में किए स्टडीड किए जर्नलिज्म एंड प्ले राइटिंग। इसका वन के हैं अवेरी हॉपवुड अवार्ड फॉर प्ले राइटिंग जो किए थे है ना, इनका जो अवेरी हॉपवुड अवार्ड मिला जो प्ले राइट किए थे प्ले राइटिंग में। ये दो था, एक दो मतलब 2 बार मिला है ना, 1966 में, 1936 में और 1937 में। आगे बढ़ेंगे तो इसका ईयरलियर लाइफ क्या है और इनका मेजर वर्क्स क्या है। तो आगे बढ़िए, आगे बढ़ाइए, पेज को घिसकाया जाए, स्लाइड किया जाए। तो पहला यहाँ देखें तो ड्रामा। फर्स्ट है यहाँ हम लोग का ड्रामा। किधर चला गया जी? थोड़ा सा पीछे कीजिए, और कुछ छूट गया क्या? पहला है यहीं से शुरू है क्या? थोड़ा सा हल्का, हाँ तो पहला है ड्रामा मीन्स प्लेज। ऑथर मिलर इज द बेस्ट नाउन फॉर हिज tragedies and social dramas, often exploring themes of morality, guilt, an American dream, and societal प्रेशर। तो यहाँ ऑथर मिलर सबसे अच्छा जाना जाता है उनका ट्रेजिडी और सोशल ड्रामा है, उसके लिए इनको जाना जाता है। और अक्सर ये जो थीम किए हैं मोरालिटी पर, गिल्ट पर और अमेरिकन जो ड्रीम है, ड्रामा पढ़ दिए थे क्या फर्स्ट, अमेरिकन ड्रीम पर है। और सोसाइटल जो सामाजिक प्रेशर है, वो दबाव है, उस पर इनका थीम है। पहला है यहाँ ऑल माई सन्स 1947 में आया। यहाँ करेक्टर्स हैं जो केलर एक बिजनेसमैन है और इनका जो फॉल्टी एयर है ना, एयरप्लेन जो पार्ट्स है, एयरप्लेन का पार्ट्स को हाइड करते हैं और ये बिजनेस करते हैं, बिजनेसमैन है। तो यहाँ एरोप्लेन का जो है पार्ट्स
के बारे में बतलाया गया है, मतलब यही काम करते हैं, पार्ट्स लगाने का ये सब है। क्रिस केलर, क्रिस केलर जो है एक आइडियलिस्टिक सन है। दूसरा है केट केलर, इन जो है इन डैनियल अबाउट सन लेरीज डेथ। आगे इनका थीम है मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कैपिटलिज्म। यहाँ नैतिकता का बताया गया है, नैतिक के बारे, और कैपिटल जो है कैपिटलिस्टिक पूंजीवाद, ये सब पैसे पर ज़्यादा ध्यान देना है ना, ये सब है। कंसिक्वेंसेस ऑफ वार, प्रॉफिटरिंग। अब यहाँ जो है वार जो है उसमें बेनिफिट का क्या परिणाम है, ये सब थीम है। अवार्ड्स का बात करें यहाँ तो न्यूयॉर्क ड्रामा क्रिटिक्स जो सर्कल अवार्ड था 1947 में, इनका प्ले भी आया, मतलब प्ले ही भी आया था ऑल माय सन जो 1947 में। नेक्स्ट है द डेथ ऑफ सेल्समैन, डेथ ऑफ ए सेल्समैन 1949 में आया। कैरेक्टर्स है यहाँ, हाँ कैरेक्टर्स है विली लोमन जो फेल्ड सोशल सेल्समैन है, डेलूजनल बताया कि ये जो है फेल्ड हुए हैं, सेल्समैन में सफल नहीं हो पाते हैं, विली लोमन। लिंडा लोमन है लॉयल वाइफ है, उनका वाइफ है। और बीफ जो है बीफ लोमन ये डिसइल्यूजन्ड सन है ना, अभर्म बोलेंगे ना, सन है। और हैप्पी लोमन जो है मेटेरियलिस्टिक सन है ना, ज़्यादातर ये क्या बोलेंगे भौतिकी में ज़्यादा ध्यान देता है, यानी है ना, मेटेरियलिस्टिक्स है उसमें। थीम है कोलैप्स ऑफ अमेरिकन ड्रीम, जो अमेरिकन का जो सपना है वो डिक्लाइन हो जाता है, कोलैप्स हो जाता है। कैपिटलिज्म ह्यूमनाइजिंग इफेक्ट्स, यहाँ ये थीम बतलाया है। थीम यहाँ पे है फादर सन कॉन्फ्लिक्ट, और फादर और सन का बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है। अवार्ड्स की बात करें यहाँ पुलिट्जर प्राइज़ मिला, पुलिट्जर प्राइज़ फॉर ड्रामा 1949 में मिला, और टोनी अवार्ड फॉर बेस्ट प्ले 1949 में, दोनों 1949 में मिला। अवार्ड किया गया पुलिट्जर प्राइज़ फॉर ड्रामा और टोनी अवार्ड फॉर बेस्ट प्ले। नेक्स्ट आगे बढ़ाया जाए, दो गो पता चला, डेथ ऑफ सेल्समैन एक था, पहला था ऑल माय सन्स, दूसरा तीसरा में आएंगे। तीसरा है क्रूसिबल द क्रूसिबल है 1953 में ये प्ले आया। कैरेक्टर से जोहन प्रॉक्टर, एक फार्मर है, एक्यूज करता है विच क्राफ्ट को, है ना, विच क्राफ्ट का एक्यूज किया गया है। एक एबिगेल विलियम्स एक्यूजर है, और मैनिपुलेटिंग करता है ना, समझाने वाला ये सब है, मैनिपुलेटिव है। एलिजाबेथ प्रॉक्टर जॉन्स का वाइफ है, तो जोहन प्रॉक्टर का जो ये वाइफ है एलिजाबेथ प्रॉक्टर। जज डेनफोर्ट है, रेगिड अथॉरिटी फिगर है, ये थोड़ा जिद्दीपन अधिकार जैसा है, तो जज डेनफोर्ट। थीम है एलेगरी, है ना, एलिगरी ऑफ मैकार्थिज्म जो रेड स्केयर बोला गया, रेड स्केयर। और नेक्स्ट है
मास हिस्ट्रिया, जिसको हिस्ट्रिया बोलते हैं, मास हिस्ट्रिया एंड फॉल्स एक्यूजेशंस। नेक्स्ट है यहाँ इंटीग्रिटी वर्सेस सर्वाइवल। इनका लेगेसी है बिकेम ए सिंबल ऑफ पॉलिटिकल रेसिस्टेंस। पॉलिटिकल रेसिस्टेंस का एक सिंबल बना है ना। आगे देखें तो ये क्रूसिबल रहा 1953 में। नेक्स्ट की फोर्थ ड्रामा है, तो ये ए व्यू फ्रॉम द ब्रिज 1955 में आया। ए व्यू फ्रॉम द ब्रिज यानी ब्रिज से जो व्यू, एक व्यू दृश्य। तो एक एडी है ना, एडी कार्बन जो लॉन्ग्स हॉरेनमैन, ठीक है, लॉन्ग सोरेमन एक ट्रेजिक हीरो है। एडी कार्बन एक ट्रेजिक हीरो है। कैथरीन निस है ऑब्जेक्ट ऑफ एडीज ऑब्सेशन। एडीज ऑब्सेशन का ऑब्जेक्ट बोला गया है निस को, यानी ये रोल है ना, कैरेक्टर है कैथरीन एडिथ कार्बन। और नेक्स्ट है रोडल्फो जो इमिग्रेंट कैथरिंग्स का लवर है, इमिग्रेट करके आया है और ये कैथरिंग्स का लवर है। थीम आगे देखें तो थीम है यहाँ है ना, इलीगल इमिग्रेशन है और टॉक्सिक मास्कुलिनिटी एंड इंसेस्टुअस डिजायर ना, इंसेस्टुअस डिजायर। आगे थोड़ा बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए, इसको आगे कीजिए सर, आगे कीजिए। बहुत ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो गया, थोड़ा पीछे कीजिए। चार ही था ना, पीछे थोड़ा कीजिए सर, पीछे। प्ले है किंगा आर्थर मिलर साहब का। इसके कैरेक्टर हैं क्वेंटिन, हाँ आ गया ठीक है, डिस्प्ले शो करने लगा। ठीक है, इसके जो कैरेक्टर हैं वो इस प्रकार हैं। क्वेंटिन, ठीक है, क्वेंटिन है क्या है, मिलर्स अल्टर ईगो ना। यही है मिलर, क्वेंटिन मिलर्स अल्टर ईगो। अल्टर ईगो मतलब कि इसका अल्टर ईगो जो होता है ना व्यक्तित्व, वो अलग टाइप का है इसका। अगला है मैगी, ठीक है, जो बेस्ट और मर्लिन मुनरो, जो किस पे आधारित है, मर्लिन मुनरो पे आधारित है। और इसका थीम है सेल्फ रिफ्लेक्शन, ठीक है, मतलब आत्मचिंतन। गिल्ट मतलब कि दोस्त, ठीक है, गिल्ट। और क्या है, दोस्त। और रिलेशनशिप जो कि मतलब असफल रिलेशनशिप, मतलब रिश्ता बोल सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम इनका नॉवेल्स एंड नॉन फिक्शन की बात करते हैं, तो जिसमें कि पहला है फोकस जो कि 1945 में पब्लिश हुआ था। यह एक नॉवेल है, नॉन फिक्शन नॉवेल है, ठीक है, जिसका थीम है एंटी सेमिटिज्म इन अमेरिका। ठीक है, क्या है, अमेरिका में एंटी सेमिटिज्म मतलब कि यहूदी लोग का विरोध किया जा रहा था अमेरिका में, उसका यह थीम है। बात हम आगे करते हैं द मिसफिट्स की, ठीक है। द मिसफिट्स है 1961 में आया था। यह एक स्क्रीन प्ले है जिसके कैरेक्टर इस प्रकार हैं। रोसलिन टैबर, ठीक है, रोसलिन टैबर है, यह एक क्या है, प्लेड बाय मर्लिन मुनरो, ठीक है, जो इनका किरदार है रोसलिन टैबर का, उनका मर्लिन मुनरो इनका किरदार को मतलब अभिनीत किए हैं, निभाए हैं। अगला है के लैंगलैंड, ठीक है, जो क्या होता है,
क्लार्क गैबल का रोल करता है, मतलब कि क्लार्क गैबल, ठीक है, क्लार्क गैबल गे लैंगलैंड का रोल करते हैं। और यह आधारित है किस पे, डिक्लाइन ऑफ द ओल्ड वेस्ट, ठीक है, मतलब कि जो भी वो ओल्ड वेस्ट है, जो भी पुराने पश्चिमी लोग, उसका डिक्लाइन तो उसके पतन पे आधारित है, ठीक है ना। आगे बढ़े ना। हाँ आगे बढ़िए। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं टाइम बैंड्स की, ठीक है। तो टाइम बैंड्स है और लाइफ, ठीक है, ये ऑटोबायोग्राफी है जो कि 1987 में पब्लिश हुआ था, ठीक है। तो सेमी ऑटोबायोग्राफी कौन है, सेमी ऑटोबायोग्राफी कौन है सर, अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं। अच्छा अच्छा, आफ्टर द फॉल। द मिस्फिट्स, आफ्टर द फॉल, द मिस्फिट्स स्क्रीन प्ले था वही था समय। नहीं सर, आफ्टर द फॉल, आफ्टर द फॉल सेमी ऑटोबायोग्राफिकल प्ले है। और ये जो ऑटोबायोग्राफी है ये नोवेल है। हाँ हाँ, पता नहीं, हाँ बड़ा एब्सेंट माइंडेड हम लग रहे हैं। पर क्या कीजिएगा सर, मौसम भी खराब है, तबीयत भी खराब होगा, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं टाइम बैंड्स, हाँ टाइम बैंड्स और लाइफ की। तो जो कि 1987 में पब्लिश हुआ था, यह एक ऑटोबायोग्राफी है। और बात हम इसके डिटेल्स की करें तो रिफ्लेक्शन ऑन हिज कैरियर, मतलब कि उनके कैरियर पे, ठीक है, रिफ्लेक्ट करता है। और क्या, मैरिज टू मर्लिन मुनरो, और किससे शादी की बात करता है, मर्लिन मुनरो से शादी की बात है करता है। और पॉलिटिकल एक्टिविज्म और राजनीतिक एक्टिविज्म, मतलब पॉलिटिकल सक्रियता पे आधारित है, इस पर विचार करता है। अब आगे हम बढ़ते हैं, अवार्ड्स एंड ऑनर की बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि इनको पुलित्जर प्राइज ऑफ ड्रामा मिला था, ठीक है, डेथ ऑफ अ सेल्समैन के लिए, जो कि 1949 में मिला था इनको, ठीक है। अगला अवार्ड है टोनी अवार्ड, ठीक है, टोनी अवार्ड मिला था मल्टीपल इंक्लूडिंग लाइफ टाइम अचीवमेंट, ठीक है, इन 1999। इनको बहुत सारे मतलब वर्क को मिलाकर और इनका मतलब लाइफ टाइम अचीवमेंट को भी इंक्लूड करके, और 1999 ईस्वी में इनको टोनी अवार्ड मिला गया, मतलब टोनी अवार्ड प्रदान किया गया था। आगे कैनेडी सेंटर ऑनर, ठीक है, कैनेडी सेंटर ऑनर 1984 ईस्वी में इनको मिला, आर्थर मिलर साहब को। फिर है प्रीमियम इंपेरियल, ठीक है, प्रीमियम इंपेरियल जो कि जापान में इनको मिला था 2001 ईस्वी में, ठीक है ना। आगे बात करते हैं हम इनका पर्सनल लाइफ और लीगेसी की। तो इनका जो शादी हुआ था, तीन शादियां हुआ था इनका। पहला मैरी फ्लैटरी, ठीक है, जिनके साथ 1940 से लेकर 56 तक मतलब शादी के बंधन में रहे। इनसे इनका 2 बच्चा हुआ, जिसका पहला का नाम था जेने और दूसरा का नाम था रॉबर्ट। दूसरा शादी के मैरिलिन मुनरो से, अच्छा यही है मैरिलिन मुनरो, हाँ ठीक वही है, है वही है 1956, हाँ वही है, 1956 ईस्वी से लेके 1961 ईस्वी तक ना इनके साथ इनका वैवाहिक जीवन चला, जो कि हाई प्रोफाइल की थी, ठीक है। और टमल्टोनस रिलेशनशिप। और क्या था इनका, मतलब कि बहुत ही हाई प्रोफाइल की थी ये मैरिलिन मुनरो, ठीक है। और इनका जो रिलेशनशिप था वो कैसा था, उथल पुथल भरा हुआ था, मतलब ठीक ठाक था नहीं, इसके वजह से ये भी शादी छूट गया। अगला शादी किए, तीसरा शादी किए इंगे मुराद से, जो कि 1962 से लेकर 2002 तक चला, मतलब कि ये थर्ड शादी इनका बहुत हैवी चला। इससे एक इनकी बच्ची है, डॉक्टर है बेटी, जिसका नाम है रेबिका मिलर, ठीक है, रेबिका मिलर। अब हम आगे बात करते हैं इनका देहांत का, डेथ का। डेथ ऑफ हार्ट फेलियर, इनका हृदय गति रुकने से, हाँ हृदय गति रुकने से इनका तो 10 फरवरी 2005 को 89 साल की अवस्था में इनका मृत्यु हो जाता है। और बरीड एट रॉक्सबरी सेंटर सीमेंट्री कनेक्टिकट, ठीक है। और इनको कनेक्टिकट के रॉक्सबरी सीमेंट्री कब्रिस्तान में क्या किया गया, इनको वहां पे दफनाया गया, ठीक है सर। ठीक है ठीक है। आगे हम आते हैं, एक बार सुनिए ना राहुल, हाँ सर एक बार शुरू से पढ़ दीजिए ना, 4 को नॉवल तक नहीं